महेश घर में घुसते ही, अरे महिमा, तुम तैयार नहीं हुई? महिमा, बस 2 मिनट दीजिए, अभी चलते हैं। आप ही ना कितना परेशान हो जाते हो। वो बात नहीं है महिमा, मम्मी को बुरा लग जाएगा। मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया और तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? ओफो, आप भी ना बस एक बात करते रहते हो। अगर सलीके से नहीं गई तो मम्मी जी वैसे भी गुस्सा हो जाएंगी। सुननी तो मुझे पड़ेगी। मम्मी जी सुनाए, इससे अच्छा आप ही सुना दो। महिमा ने एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। नहीं सुना रहा बाबा, पर प्लीज जल्दी करो। ठीक है, जल्दी चलो, मैं तैयार हूँ। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। रेड कलर की साड़ी में महिमा बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही महेश घंटी बजाता है। विमला जी दरवाजा खोलती हैं। बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। महेश उनके पैर छूता है। क्या मम्मी, आप फिर से इमोशनल हो रही हो? पापा कहाँ हैं? विमला जी कहती हैं, बेटा अभी आ रहे हैं, बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। लो, आ भी गए। पीछे खड़े गोपाल जी को देखकर विमला जी ने कहा। महेश ने मुड़कर उनके पैर छुए। कैसे हैं पापा आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? पीछे खड़ी महिमा ये सब देख रही थी। उसके बाद उसने मम्मी पापा के पैर छुए। पापा ने अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन विमला जी से उसे कोई भी आशीर्वाद नहीं मिला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। विमला जी को लगता था महेश को बहला फुसला कर मुझसे दूर ले गई। नौकरी के बहाने मम्मी पापा से इकलौते बेटे को अलग करने के लिए कोई महिमा को दोषी मानती थी। वहां के नजारे को देखते हुए महिमा के ससुर जी बोले, अरे बेटा बैठो, खड़े क्यों हो? सभी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। महिमा फटाफट किचन में जाकर पानी ले आती है। सभी पानी पीते हैं। गोपाल जी पूछते हैं, बेटा जॉब कैसी चल रही है? बढ़िया पापा, सब मजे से चल रहा है। देख, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पास में नौकरी करता था, वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? इशारा महिमा की तरफ था, क्योंकि वह भी तो जॉब करती थी। अरे यार मम्मी, फिर वही बात लेकर बैठ गई। आपको कितनी बार कहा है कि वहां मैं अपनी जॉब के कारण गया हूँ, और फिर आपसे हर वीक के एंड पर मिलने आता तो हूँ। विमला जी, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखा कर। मम्मी, ध्यान रखते हैं। हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया है, वहाँ एक्सरसाइज के कारण आपको ऐसा दिख रहा है। गोपाल जी बोले, अरे बच्चे आए हैं, इन्हें कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ ताने मारती रहोगी? विमला जी उठकर किचन में जाने लगती हैं। महिमा भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। महिमा, लाइए मम्मी जी, मैं परोस देती हूँ। आप बैठ जाइए, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम बैठो। तुम तो मेहमान बनकर आई हो, मैं लाती हूँ। महिमा वापस आ जाती है। वह एक नजर महेश की तरफ देखती है। महेश उसे शांत रहने का इशारा करता है। विमला जी कुछ देर में प्लेट में नाश्ता लगा कर ले आती हैं। विमला जी, चाय पियोगे या कुछ ठंडा? मम्मी, आप बैठो, चाय महिमा बना लाएगी। आप मेरे पास बैठो ना, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। विमला जी आकर अपने बेटे के पास बैठ जाती हैं। मम्मी, तुम हर समय महिमा को बुरा भला कहती रहती हो, जानती हो उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है, उसमें वह जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर आप लोगों से मिलने आती है। विमला जी गुस्से में, अरे 2 लोगों का काम ही कितना होता है? सप्ताह में एक दिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलकर एहसान कर रहे हो, मत आया करो मिलने। गोपाल जी कहते हैं, जब बच्चे मिलने नहीं आते तो रोती रहती हो, और अब मिलने आए हैं तो ढंग से बात करने के बजाय लड़ रही हो। तभी महिमा चाय लेकर आ जाती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। एक दिन वहां रुककर दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। महिमा कहती है, महेश, मम्मी जी का व्यवहार बदलता जा रहा है। वो तो हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रहती हैं। चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की ही तो बात है, सुन लिया करो ना प्लीज। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस एक दिन की टेंशन में
पूरा वीक कैसे गुजरता है ये मैं ही जानती हूँ। अगले दिन दोनों अपने ऑफिस चले जाते हैं। महिमा लंच में अपनी दोस्त बबीता से बात करती है। कल से मूड खराब है यार, कल फिर घर गई थी, वहां मूड खराब कर दिया। बबीता, अरे यार सास की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही है, ज्यादा सोचा मत कर, ये सब तो चलता ही रहता है। चल छोड़, तुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। महिमा ने कोई खुशी ना दिखाते हुए कहा, नहीं यार, मैं अब प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं कहाँ भेज दें। हाँ ये तो है, लेकिन प्रमोशन भी तो जरूरी है। नहीं यार, अब और टेंशन नहीं चाहिए, पिछले प्रमोशन की वजह से आज तक सुन रही हूँ मम्मी जी को लगता है कि मैं महेश को अपने साथ ले गई। बबीता बोली, लेकिन एक बात सोच, अगर तू प्रमोशन लेती है और यही रहती है तो तुम दोनों बड़ा फ्लैट लेकर अपने सास ससुर को भी अपने साथ रख सकते हो, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता है यार, प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, और सास ससुर यहाँ रहेंगे तो घर में भी बहुत काम करना पड़ेगा। उनके सामने तो महेश भी काम में हाथ नहीं लगाते, नहीं तो मम्मी जी नाराज हो जाती हैं। बबीता कहती है, चल ठीक है, सोच ले, अपना करियर भी तो बनाना होता है, बाकी तेरी मर्जी, देखा जाएगा। महिमा ने उदास मन से कहा। शाम को महेश ऑफिस से घर आता है। महेश, आपको पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी, मैंने मना कर दिया, फिर से ट्रांसफर कर देते, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर सेट हुए हैं। महेश, हाँ ठीक है महिमा, सही किया तुमने, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तुम इस शनिवार अकेली मम्मी पापा से मिलने चली जाओगी? महेश, लेकिन तुम्हें पता है मम्मी जी को मेरा आना पसंद नहीं है, वो तो बस तुम्हें देखना चाहती हैं। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। शनिवार को महिमा महेश के मम्मी पापा से मिलने पहुंच जाती। विमला जी बोली, महेश नहीं आया, क्या बात है? मम्मी जी वो दुबई गए हैं कंपनी के काम से, मंडे तक आ जाएंगे। पहले तो मुझे बताकर जाता था, अब की बार बताकर भी नहीं गया। मम्मी जी अचानक ही जाना पड़ा, मंडे को आते ही आपसे मिलने आएंगे। गोपाल जी, कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो। महिमा बोली, मैं आप दोनों के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, मम्मी जी को बहुत पसंद है ना। विमला जी को महिमा की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी आंखें तो अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही थी। महिमा ने हलवा परोस कर दिया तो विमला जी ने जैसे तैसे खा लिया। बेटे की याद में उनका मन उदास हो चला था। कुछ देर वहां रुककर महिमा उनसे विदा लेकर घर आ गई। रात के करीब 2 बजे अचानक महिमा के फोन की घंटी बजी। महिमा ने देखा अनजान नंबर से फोन था। हेलो, कौन? वहां से एक आदमी बोला, मैं साई हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। महिमा घबराते हुए, क्या हुआ उन्हें, वो ठीक तो हैं? आदमी, जी वो अभी आईसीयू में हैं, आप आ जाइए बस। महिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जल्दी से अपने भाई अजय को फोन करके सब बताती है। अजय गाड़ी लेकर महिमा के फ्लैट के नीचे पहुंचता है। महिमा रोती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। दीदी चिंता मत करो, थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन जीजा जी तो कल आने वाले थे। हाँ, पता नहीं उन्होंने कुछ बताया नहीं, कब फ्लाइट ली, कब दिल्ली आ गए, मैं मम्मी पापा को बता देती हूँ। नहीं दीदी, पहले हम जीजू को देखते हैं, वे घबरा जाएंगे, आपको छोड़कर सुबह मैं उन्हें ले आऊंगा, फोन मत करना, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। महेश एयरपोर्ट से कैब लेकर घर आ रहा था, तभी कैब का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया महेश सीरियस है। महिमा डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? देखिए अभी हमें उनके कुछ ऑपरेशन करने हैं। चलिए ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट आप उनसे मिल लीजिए, उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। अजय तुम मम्मी जी और पापा जी को ले आ, उन्हें आईसीयू के बारे में कुछ मत बताना, बस कह देना
थोड़ी सी चोट लगी है। महिमा उसे भेजकर महेश से मिलने जाती है। महेश के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थी। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा था, हाथों पर भी पट्टियां बंधी थी। महिमा आंसू पोंछते हुए महेश के करीब पहुंची। कैसे हो आप? महेश थोड़ी सी आंख खोलकर महिमा को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महेश महिमा से कहता है, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना, आप चिंता ना करें, हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। महिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मम्मी कहाँ है? एक बार इससे आगे महेश कुछ नहीं बोल पाया। अजय गया है उन्हें लेने, अभी आते ही होंगे। दर्द के कारण महेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ छूटता नजर आ रहा था उसे। इधर अजय गोपाल जी और विमला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उन्हें दूर से देखकर महिमा ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। बेटी, क्या बात है? कैसा है महेश अब? महिमा ने कुछ नहीं कहा, आईसीयू की ओर इशारा कर दिया। विमला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। विमला जी बोली, यह तो कह रहा था थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों है? मैंने इसे बताने के लिए मना किया था माँ जी। आप उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। महेश के मम्मी पापा दोनों आईसीयू में जाते हैं। महेश बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। महिमा पर गुस्सा मत होना। पापा मुझे माफ कर देना। बहुत मुश्किल से महेश बोल पा रहा था। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। गोपाल जी बोले, बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? तुझे ठीक होना ही पड़ेगा। मेरा ख्याल कौन रखेगा? महेश चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए ज्यादा बात मत कीजिए, इनकी हालत नाजुक बनी हुई है और ज्यादा स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों रोते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर महिमा के सब्र का बांध टूट गया। वो विमला जी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। विमला जी कहती हैं, चुप हो जा, अब जो होना था हो गया, संभाल अपने आप को। दीदी मैंने मम्मी पापा को फोन कर दिया था, वो लोग भी आते होंगे। महिमा के सर पर गोपाल जी ने हाथ फेरा। बेटी घबरा मत, ऊपर वाले पर भरोसा रख, भगवान सब ठीक कर देंगे। सभी आईसीयू के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गए। कुछ ही देर में महिमा के मम्मी पापा भी आ गए। महिमा के पापा जी एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की। महिमा की मम्मी विमला जी के पास बैठकर उन्हें हिम्मत बता रही थी। कुछ देर बाद महिमा के पिता बाहर आए और बोले, भाई साहब आप बहन जी को लेकर घर चले जाइए, हम लोग यहाँ हैं। अजय तू इन्हें घर ले जा, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विमला जी बोली, ये गलती पहले भी कर चुकी हूँ। महिमा के पिता ने कहा, भाई साहब मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ महिमा को भी साथ ले जाइए। चलिए दीदी, पापा सही कह रहे हैं, घर चलिए। उन्होंने दबाव बनाकर तीनों को अजय के साथ घर भेज दिया। आपने इन्हें घर क्यों भेज दिया? महिमा की माँ ने पूछा। कुछ नहीं बचा नैना जी, महेश हमें छोड़कर चले गए। यह सुनकर महिमा की माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैंने इसीलिए इन्हें भेज दिया। अजय उन्हें घर जाकर सब कुछ बता देगा। यहाँ पता लगता तो उनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता। अभी अजय आएगा तो तुम भी घर चली जाना। क्या होगा हमारी बच्ची का? उसका जीवन कैसे कटेगा? उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और रिसेप्शन पर पेमेंट करने चले गए। अजय ने पहले ही रिश्तेदारों को फोन कर दिया था। जब वह सबको लेकर घर पहुंचा तो वहां पहले से भीड़ लगी थी। इतनी रात को ये सब कैसे आ गए? महिमा ने पूछा। अजय क्या बात है, सच सच बता। दीदी सब खत्म हो गया। क्या? अभी तो महेश से मेरी बात हुई थी। क्या बकवास कर रहा है? मुझे हॉस्पिटल ले चल। दीदी
पापा भी जीजाजी को लेकर आ ही रहे हैं। यह सुनकर महिमा अपने होश खो बैठी। तभी रिश्ते की कुछ औरतों ने महिमा को संभाला। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ा सा होश आने पर वह रोने लगी। औरतें उसे सहारा देकर अंदर लाई। वहां जाते ही वह विमला जी से लिपट कर रोने लगी। मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया, अब तो तू आजाद है, जो करना है कर ले। यह कहकर विमला जी ने महिमा को झटक दिया। महिमा की माँ ये सब देख रही थी। महिमा की माँ ने ये देखकर महिमा को संभाला। कुछ देर बाद बाहर हलचल बढ़ गई। महेश की बॉडी को घर के अंदर लाया जा रहा था। विमला जी बेटे से लिपटकर लगातार रो रही थी। महिमा बार बार महेश को उठने के लिए बोल रही थी। घर का माहौल बहुत गमगीन हो गया था। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की और अन्य रिश्तेदारों के सहयोग से उन्होंने महेश की अंतिम यात्रा जल्दी शुरू कर दी और महेश को लेकर चले गए। महिमा को कुछ औरतों ने नहला कर बिठा दिया। महिमा अपनी माँ से लिपट कर रोए जा रही थी। अचानक इतना सब हो गया, किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ घंटों के बाद सभी लोग अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। महिमा के पिता ने सभी परिवार वालों को संभाला। पूरी रात उनके साथ रहकर सबको संभालते रहे। महेश को गए 1 सप्ताह हो गया था। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। जिसने भी सुना वह दौड़कर शोक प्रकट करने पहुंच गया। वहीं रिश्तेदारों के बीच बैठी महिमा अब पहले से कुछ संभल गई थी। उस दिन शाम को जब सभी रिश्तेदार चले गए तब विमला जी ने गोपाल जी से कहा, सुनो जी, हमारा बेटा तो चला ही गया है। महिमा से कहो 13वीं के बाद वो भी चली जाए। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यही समय मिला है। वैसे इन सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? महेश जब हमारे साथ रहता था तब भी वह बाहर काम से जाता था। मैं कुछ नहीं जानती, आपको ये करना ही पड़ेगा। बाहर खड़े महिमा के पिता ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वे मन ही मन फैसला भी कर चुके थे कि महिमा का दूसरा विवाह कर देंगे। महेश की 13वीं के दिन सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। सारे रिश्तेदार चले गए। तब महिमा के पिता ने कहा, अब जो कुछ होना था वह सब हो गया, आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। आप चाहें तो महिमा आपके साथ रहेगी, अगर आप नहीं चाहते तो इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। विमला जी बोली, यहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप इसे ले जाइए। वैसे भी अभी तक तो आप उसकी दूसरी शादी के बारे में भी सोच चुके होंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे दूसरी शादी करनी है या नहीं, उसका फैसला मैं इसी पर छोड़ रहा हूँ। चल बेटी महिमा, वहाँ से फ्लैट खाली करके घर चलते हैं। पापा, आप भूल रहे हैं, मैं अपने घर में ही हूँ। आप मेरी ससुराल में हैं, आपको जाना चाहिए। लेकिन बेटा, ये लोग तुम्हें रखना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, जाओ अपने घर। मम्मी जी, आप कुछ भी कहती रहें, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। महेश ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका और पापा जी का ध्यान रखूं। अपने पति की अंतिम इच्छा को मैं हर हाल में पूरा करूंगी। यह सुनकर विमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि महिमा ऐसा चाहेगी। अगले दिन सुबह महिमा जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में गई। अरे बेटी, मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। नहीं मम्मी जी, अब घर का सारा काम मैं करूंगी, बस कुछ दिन की बात है। मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, बाद में यहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूंगी। गोपाल जी बोले, बेटी मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता, कुछ काम कर लेता हूँ। नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे, मैं हूं ना, चिंता ना करें, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस मम्मी जी का ध्यान रखिए।
इतना कहकर महिमा ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर महिमा अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। खाली समय मिलते ही उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। महिमा बोली, आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अपना लंच एंजॉय करते हैं। महिमा को मुस्कुराता देख सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद महिमा अपने बॉस राहुल जी के पास गई और बोली, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। महिमा, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। सर, मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसलिए वहाँ से यहाँ आना मेरे लिए कठिन हो गया है। इसलिए मैं सोच रही थी आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। ये तुम क्या कह रही हो? मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। सर, मैं वहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूंगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को भी टाइम देना होगा। मैं समझ सकता हूँ महिमा जी, पर अभी रिजाइन मत करो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। महिमा उनकी बात मानकर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद राहुल जी महिमा को बुलाते हैं। महिमा, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पर काम कर सकती हो। कभी जरूरी हुआ तो ऑफिस आ जाना। लेकिन सर, ये सब कैसे होगा? राहुल जी बोले, तुम इसकी चिंता मत करो। आज तुम अपना लैपटॉप ले जाना और कल से काम शुरू कर देना। इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद कर। शाम को महिमा घर आकर ये बात अपने सास ससुर को बताती है। विमला जी बोली, बेटी, जब से महेश का एक्सीडेंट हुआ है, हम तुम्हारे बाहर जाने से डरते हैं। तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा काम किया, भगवान उन्हें तरक्की दे। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। महिमा ने गेट खोला तो सामने राहुल जी खड़े थे। महिमा बोली, सर, आप यहाँ कैसे? राहुल जी बोले, महिमा, कुछ जरूरी काम था, एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। तो सर, आप मुझे बताते, मैं आ जाती। नहीं, इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं ही आ गया। माँ जी, ये मेरे बॉस हैं। बेटा, तुमने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी जी, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए आना पड़ा। नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। बेटा, इसे अपना ही घर समझो। चलो, काम के बहाने तुमसे मिलने का मौका तो मिला। तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठे हैं, कुछ चाहिए हो तो बता देना। इसी तरह समय बीत रहा था। राहुल जी कई बार घर आने लगे थे। अब वे घर में काफी घुल मिल गए थे। एक दिन महिमा बाहर गई थी तो विमला जी बोली, सुनो जी, मुझे लगता है महिमा राहुल जी को पसंद करती है। क्यों ना हम दोनों की शादी करा दें? गोपाल जी बोले, हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। तुम महिमा का मन टटोल कर देखो। विमला जी महिमा से बात करती हैं, लेकिन वह साफ मना कर देती है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बेटी, हम अपना ध्यान रख लेंगे। तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगले दिन महिमा जब काम कर रही थी, तब राहुल जी का फोन आता है। महिमा, आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं तुम्हें घर से ले लूंगा। इस पर महिमा बोली, सर, बात यह है, अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं, एक विधवा को समाज किस नजर से देखता है। अगर आप चाहें तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ। मुझे माफ करना महिमा, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं। हम लोग सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन विमला जी ने महिमा से पूछा, बेटी, बहुत दिनों से राहुल नहीं आए। माँ जी, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। लेकिन क्यों? माँ जी, मुझे बहुत सोच कर चलना होगा। उनका बार बार यहाँ आना, कल कोई उंगली उठाने लगे तो क्या होगा?
लगता है बेटी, उस दिन की बात तूने दिल से लगा ली। हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन बेटी, उन्हें बुरा लग जाएगा। माँ जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें बुरा लगेगा तो ये उनकी प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। विमला जी चुप रह जाती हैं। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन गोपाल जी ने महिमा के पिता को फोन किया। समधी जी, कैसे हैं आप? समधी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ समधी जी, लेकिन आपसे महिमा के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं। वह दुनिया से अलग होकर केवल हम दोनों के बारे में सोचती रहती है। यहाँ तक कि अब उसने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी। हमारा क्या है, महेश के जाने से आधे तो हम पहले ही टूट चुके हैं। अब जितने दिन भी जिंदगी के बचे हैं किसी तरह काट लेंगे, लेकिन इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो इसका साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। गोपाल जी ने सारी बात समझाते हुए राहुल जी के बारे में भी बता दिया। आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं महिमा से बात करूंगा। सभी मिलकर महिमा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिमा अपने फैसले पर अटल रहती है। आप सबकी बात सही है, लेकिन मैंने भी महेश से कुछ वादा किया था, वो मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। विमला जी और गोपाल जी बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। दोनों एक दिन चुपचाप रात को एक बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर गोपाल जी ने एक वृद्धा आश्रम में बात कर रखी थी। दोनों उसी के लिए रवाना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलकर विमला जी पलटकर एक बार अपने घर की ओर देखती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। गोपाल जी कहते हैं, चुपचाप निकल चलो, हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाने ही होंगे। इसीलिए मैं अपने बैंक के कार्ड, घर के कागज, अपना फोन सब छोड़कर जा रहा हूँ, जिससे वो हमें ढूंढ न सके। दोनों रात की ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब महिमा अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहां उसे एक खत मिलता है। बेटी महिमा, हमें माफ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, जिंदगी में आगे बढ़ जाना। अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह पढ़कर महिमा के होश उड़ जाते हैं। वह निढाल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कि आपने क्या किया? महेश की तरह आप भी मुझसे मुंह फेर कर चले गए। मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। महिमा बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। कुछ देर बाद उसके पिताजी वहां आते हैं। पापा, आपको सब पता था, ये लोग जाने वाले हैं। आप मुझे बता सकते थे, मैं उन्हें रोक लेती। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता था। अभी 1 घंटे पहले गोपाल जी ने फोन पर बताया कि वो स्टेशन के बूथ से बात कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हें संभालने के लिए भेजा है। महिमा जीवन के उस दोराहे पर खड़ी थी जहाँ से एक सड़क उसे नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी तो दूसरी उसे अपने सास ससुर को ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। महिमा इसी कसमकस में फंसी थी कि क्या करे, कहाँ जाए, कि तभी राहुल सर की कॉल आ जाती है। हेलो महिमा, फाइल का काम कंप्लीट है तो भिजवा देना। सॉरी सर, मैं उसे नहीं कर पाई। महिमा बहुत टेंशन में लग रही थी। राहुल ने कहा, क्या बात है महिमा, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई हेल्प चाहिए तो बता सकती हो। नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। बोलते हुए महिमा फोन काट देती है। लेकिन राहुल मन ही मन महिमा को पसंद करता है, इसलिए महिमा की टेंशन भरी आवाज उसे चैन नहीं लेने देती। वो महिमा से मिलने घर पर ही आ जाता है। महिमा, तुम कुछ टेंशन में लग रही थी। फाइल बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं खुद ही चला आया। मैं जानता हूँ तुमने आने से मना किया था, लेकिन फिर भी मैं आ गया। आई एम सॉरी।
आज अंकल जी और आंटी जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। महिमा लेटर लाकर राहुल जी के हाथों में थमा देती है। ओह, तो ये बात है। तुम टेंशन मत लो महिमा, मैं जल्द ही अंकल जी और आंटी जी को ढूंढ लूंगा। वैसे अंकल जी और आंटी जी कुछ गलत भी तो नहीं कह रहे, तुम उनकी बात क्यों नहीं मान लेती? सर, मेरे अलावा उनका है ही कौन? अगर मैं उन्हें छोड़कर चली गई तो उनका ध्यान कौन रखेगा? और मैंने महेश से वादा किया है, मैं अपना वादा तो तोड़ नहीं सकती। लेकिन उन लोगों को मैं ये बात समझाते समझाते थक गई, लेकिन वो हैं कि कुछ समझते ही नहीं। और फिर जिंदगी जीने के लिए क्या जरूरी है कि मैं शादी ही करूं? मैं अपनी पूरी जिंदगी महेश की यादों के सहारे बिता सकती हूँ, लेकिन मैं ये बात इन सबको कैसे समझाऊं? अगर मैं शादी करके चली गई तो कौन ध्यान रखेगा मम्मी पापा का? महिमा, शादी करके कहीं जाना जरूरी है क्या? अगर मैं कहूँ कि तुम शादी करके भी उनका ध्यान रख सकती हो तो? पर सर, ऐसा कौन होगा जो मेरे साथ मेरे सास ससुर का भी ध्यान रखे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात मैं तुमसे बहुत पहले बोल देना चाहता था, लेकिन डरता था कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। महिमा, मैं तो बचपन से ही अनाथ हूँ। यहाँ अंकल आंटी ने मुझे इतना प्यार दिया, क्या मैं उनका बेटा नहीं बन सकता? क्या हम दोनों मिलकर उनका ध्यान नहीं रख सकते? बाकी तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। सोच समझ कर अपना जवाब दे देना। जैसे ही अंकल आंटी की कोई खबर मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम टेंशन मत लेना, वो जल्दी ही मिल जाएंगे। इतना कहकर राहुल जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद महिमा के पिता महिमा को समझाते हैं, बेटा, किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। मुझे लगता है सबकी खुशी के लिए तुम्हें राहुल से शादी करनी चाहिए। महिमा उनकी बात सुनकर शादी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद महिमा और राहुल की सगाई हो जाती है और राहुल महिमा के सास ससुर को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। महिमा और राहुल दोनों उनसे मिलने जाते हैं। महिमा विमला जी को गले लगाकर रोने लगती है और उनसे बहुत सारी शिकायतें करती है और कहती है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। महिमा की बात मानकर विमला जी और गोपाल जी घर आ जाते हैं। राहुल और महिमा की धूमधाम से शादी होती है। राहुल के रूप में उन्हें अपना बेटा महेश वापस मिल जाता है और राहुल को एक परिवार मिल जाता है। सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर हर सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचने लगे और हर बहू अपने सास ससुर के बारे में इतना सोचने लगे तो घर के लड़ाई झगड़े ही खत्म हो जाएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।